कनाडा में बहुत सारे लोग एडिक्शन से ग्रस्त हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन क्या है कनाडा में ड्रग एडिक्शन? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो टीनेजर बच्चे हैं वो इतने एडिक्टेड हैं कि कनाडा में 53,308 डेथ्स हुई हैं ओवरडोज। स्कूल उनका छूटा हुआ है, पूरा दिन सोते हैं, रात में उठते हैं, फिर वो यही काम करते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो इतने दुखी हैं। पूरी प्रॉब्लम को कैनेडियन लोग मानते ही नहीं है। बहुत सारे लोग के जी कैनबिस लीगल है तब भी चलो खा ली, बच्चे भी खा रहे हैं, 18+ भी खा रहे हैं। किन किन कारणों के कारण ये बड़ी है प्रॉब्लम? वो मैंने पर्सनली जाके, क्योंकि रिजर्व पे भी जाके देखा कि बहुत ज्यादा वहाँ पर जो इलीगल ड्रग्स है ना बहुत आसानी से मिल जाते। ओंटारियो, BC, अल्बर्टा में सबसे ज्यादा ड्रग की प्रॉब्लम है यहाँ। तो यहाँ पर ओवरडोज से जो डेथ्स भी हैं बहुत ज्यादा हैं। वो जब लोगों के हाथ में लगती है तो उन्हें पता नहीं होता कि इतनी लेने से क्या इफेक्ट हो जाए। बच्चों का जो है ड्रग एडिक्शन में आना और उनको डी एडिक्शन करना कितना मुश्किल है? जैसे वो ट्रीटमेंट है क्या, कितने दिन चलता है, एडमिट होना पड़ता है, पूरा बताइए। एक ही दिन का ट्रीटमेंट है। वो मैंने असेसमेंट कर लिया और उसके जो है कस्टम डिजाइन हम पॉइंट्स बनाते हैं कि हमने एंगर इशू भी है, उसमें एंग्जाइटी भी है, उसको स्ट्रेस भी है, फिर होंगे लेजर से पॉइंटेड। कुछ लोग तो 24 घंटे में ही उनको क्रेविंग खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। 3 दिन पास कर लिए, 4th डे आपको लगेगा कि एज इफ के सामने भी रखेंगे तो आपको क्लीन, मतलब क्रेविंग नहीं होगी। आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग कि 3 दिन को लगने लगता है कि भाई मुझे अब नहीं पीनी चाहिए, अगर आप 3 दिन परहेज कर लेते हैं। सो आपने यंगस्टर्स की बात की है कि 15 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं, ड्रग एडिक्शन में आते हैं। कौन उनको लेके आता है? पीयर प्रेशर होता है, क्या होता है? 25 साल का कोई है या 26 साल का है। कुछ लोग बेचते भी हैं, तो उन्हें लगता है कि हम नए कस्टमर कैसे बनाएं। तो वो पार्क्स में जाते हैं जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, ब्राउनी दे दिया कि ये लोग, कोई बच्चा 10 साल का, उसे पता ही नहीं, वो ले लेगा और पहले दोस्ती कर लेते हैं। ये बच्चे उन पे ट्रस्ट करने लगते हैं, फिर उनको एक टेस्ट करा दिया तो उन्हें फिर ताकि कुछ है इसमें, तो फिर अगले दिन धीरे धीरे करते करते फिर जब तक वो 13 के हुए उन्हें आदत पड़ जाती है। चेक के भाई इसमें क्या है, उनको तो बस एक किक चाहिए, जहर मिला हो, कुछ और मिला हो जी। और वो ले लेते हैं और ओवरडोज के कारण ज्यादा मौतें होती हैं। मैं चाहे कोई बच्चा हो या कोई एडल्ट हो, एक भी जना एडिक्टेड होगा तो पूरी फैमिली का जो सिस्टम जो है वो हिल जाता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको गुस्सा भी आता है। गुस्सा आता है तो वो हर इंसान उनसे डरा रहता है कि हम इससे बात करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई अटैक कर दे। तो पूरी फैमिली का जो सिस्टम है, कंडीशन उनकी जो है ड्रेन होती जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर साहब पॉजिटिविटी के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? एडिक्शन की तरफ ना जाएं तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं अपने लेवल? एडिक्शन की तरफ नहीं जाए इसका मतलब आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक आप जिम ज्वाइन कर लें, कोई ना कोई हॉबी आप पैदा करें। आपके पास जितना कम टाइम होगा उतना आपका दिमाग जो है गलत डायरेक्शन में कम जाएगा ना। एक जो फ्रेंडशिप रखें, आप 6 लोगों से रखें ताकि अच्छाई का ही असर हो। फ्रेंड्स को बहुत अच्छी तरह से चूज करना है, जो लोग आपको मोटिवेट कर सकें, जो आपको अपलिफ्ट कर सकें। वेलकम टू द वरिंदर शो। वरिंदर शो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं इस शो में हम आपसे। तो इस बार भी बिल्कुल एक अलग मुद्दा है और सभी के साथ जुड़ा हुआ है, और कनाडा में खासकर एडिक्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आम लोगों को नहीं पता या आम लोग नहीं सोचते कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके बारे में, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे एक खसूसी मेहमान हैं, डॉक्टर इंदिरा खुराना। डॉक्टर इंदिरा खुराना के 2 क्लिनिक हैं जी, एक ब्रैम्पटन में और एक मिसिसागा में। डॉक्टर इंदिरा खुराना, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं और नमस्कार। मेरा नाम इंदिरा खुराना और प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ लेज़र कॉस्मेटिक्स एंड पेन ट्रीटमेंट क्लिनिक। मेरे 2 क्लिनिक्स हैं, ब्रैम्पटन और मिसिसागा में, और हम स्पेशलाइज करते हैं एक तो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस, जो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई चेहरे पर आपके दाग हैं या नेल्स में फंगस है या सफ़ेद दाग हो गए हैं या एक्जिमा है, सोराइसिस है, एक्ने है, किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, वो मैं ट्रीट करती हूँ। दूसरा स्पेशलाइजेशन है मेरा जो कि पेन, लेज़र पेन ट्रीटमेंट। उसमें पेन मैनेजमेंट थेरेपी नहीं है, मतलब मसाज वगैरह नहीं होती है उसमें, कि लेज़र से पेन को बिना दवाई के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ट्रीट किया जाता है। जैसे आपको सालों से माइग्रेन है और आप दवाई लेते हैं तो बिना किसी दवाई के आप ट्रीट करा सकते हैं। आपको आर्थराइटिस है, बैक में प्रॉब्लम है और शोल्डर में पेन है या कहीं भी पेन है, आप लेज़र से वो ट्रीट किया जा सकता है। और तीसरा स्पेशलाइजेशन है मेरा जो कि एडिक्शन का है। किसी को ड्रग एडिक्शन हो, अल्कोहल, कैनबिस या स्मोकिंग, वेपिंग, कोई भी एडिक्शन हो, लेज़र ट्रीटमेंट से 1 से 3 ट्रीटमेंट के बीच में आप कंप्लीटली आप
एडिक्शन से फ्री हो सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी क्रेविंग के, बिना किसी विड्रॉल्स के। और 95% मेरा सक्सेस रेट है एक ट्रीटमेंट के अंदर ही। तो लेज़र से आप जब भी आप फ्री कंसल्टेशन करती हूँ मैं अपने दोनों क्लिनिक्स में, आप जब भी आना चाहें। मैंने इनका एनर्जी देखा तो मैंने कहा क्यों ना इनको आपके रूबरू कराया जाए। डॉक्टर साहब आपने बहुत बताया, विस्तार में बताया, डिटेल में बताया कि क्या क्या ट्रीटमेंट आप करते हैं, लेकिन जो डी एडिक्शन की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरत है कनाडा में, क्योंकि कनाडा में जैसे मुझे आपने ऑफ द कैमरा बताया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग एडिक्शन से ग्रस्त हैं। सो दे आर बेसिकली एडिक्टेड एट ए लार्ज स्केल। लगता नहीं है कि इतना डेवलप्ड कंट्री हो और लेकिन अंदर से सिचुएशन ड्रग एडिक्शन की इतनी ज़्यादा हो। कैसे देखते हैं आप ड्रग एडिक्शन को कि कनाडा में क्या सिचुएशन है, और लेकिन ट्रीटमेंट तो आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन क्या है कनाडा में ड्रग एडिक्शन की? कनाडा में पिछले 10 सालों में ड्रग की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम है कि उसे कैसे हैंडल किया जाए सोसाइटी में। क्योंकि क्या होता है कि जो इलीगल ड्रग्स भी होती हैं बहुत सारे लोगों के हाथ में आ जाती हैं, और जो उसकी ओवरडोज से भी जो है बहुत सारी डेथ्स होने लगी हैं, जो कि सडनली 10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये। जी जी, जैसे इलिसिट ड्रग्स आप कह रहे हैं कि जैसे लीगल तो यहाँ पे मारिजुआना भी है, कैनबिस लीगल है यहाँ पे, अल्कोहल लीगल तो सभी जगह होती है क्योंकि रेवेन्यू बहुत आता है सरकार को। बाकी जैसे आपने ओपियाइड्स के बारे में बताया कि ओपियाइड्स मुझे आप बता रहे थे कि कितने ऐसे लोग होंगे जो आपने 10 सालों में कह रहे हैं कि कितने लोग होंगे जो, क्योंकि आपके पास ज़रूर डाटा होगा, जो ड्रग एडिक्शन से पीड़ित हैं। डेटा तो जैसे कि जैसे 2016 में आप समझें कि 1 लाख लोगों में से सिर्फ 7.8 या 8 लोगों की डेथ होती थी। जैसे जी जी अगर आते आते 2021 तक 1 लाख में से 21 लोगों की डेथ होने लगी है। और जैसे आप ये सोचें कि 2016 से 2025 तक कनाडा में 53,308 डेथ्स हुई हैं ओवरडोज से। ओह, मतलब 53,000 लोगों की डेथ, पिछले 53,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है 2021 से लेके 25, 26 से 25 तक, 2016 से 25। 2016 से 25 तक। जी जी, बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतने लोगों की डेथ हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि कौन से एज ब्रैकेट के लोग जो हैं ज़्यादा ड्रग एडिक्शन से पीड़ित हैं, और क्यों इतनी ज़्यादा डेथ की बढ़ोतरी क्यों हुई है? मोस्टली मैं कहूँगी कि इसमें मेल जो कम्युनिटी है वो 30 से लेकर 30 टू 39 ईयर्स, मतलब 40 के अंडर और 30 के ऊपर, 30 और 40 के बीच में जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस ड्रग प्रॉब्लम से। और मेरे ख्याल से ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गया कि कोविड जब टाइम आया, कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग आइसोलेटेड थे घर में, मेंटल प्रॉब्लम बढ़ गई तो दे वर कन्फाइंड टू होम्स। हाँ जी, तो उसमें क्या है कि किसी ना किसी चीज़ का सहारा आपको लेना है डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, और मेंटल इश्यूज बढ़ गए तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए लोगों ने सोचा शायद यही एक तरीका है, तो ओवरडोज बहुत ज़्यादा होने लग गया। और एक बार आपको आदत पड़ जाए तो फिर उसका छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जी जी, छोड़ने की बात भी करेंगे क्योंकि आपने मुझे बताया था कि छोड़ने के काफ़ी तरीके हैं जो आप भी खैर इस्तेमाल करते हैं वो तरीके, लेकिन सोसाइटी में, कैनेडियन सोसाइटी में ये इसको कैसे लिया जाता है? इसको एज ए स्टिग्मा लिया जाता है, या इसको पूरी प्रॉब्लम को कैनेडियन लोग मानते ही नहीं है? बहुत सारे लोग के जी ड्रग एडिक्शन है क्योंकि जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ हैं, कैनबिस लीगल है तब भी चलो खा ली, बच्चे भी खा रहे हैं, 18 प्लस भी खा रहे हैं, बड़े लोग भी खा रहे हैं या पी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो इसके लिए, ड्रग एडिक्शन की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि नंबर आपने जब बताए तो बहुत ज़्यादा नंबर हैं, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण ये जो ड्रग्स हैं सोसाइटी में, कैनेडियन सोसाइटी जिसको बाय एंड लार्ज बहुत रिफाइंड सोसाइटी माना जाता है, तो किन किन कारणों के कारण ये बड़ी है प्रॉब्लम जो है? वही, एक तो जैसे मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ इशू है, वो आइसोलेशन का प्रॉब्लम है। फिर दूसरी प्रॉब्लम है कि जो इंडिजिनस लोग हैं, जी जैसे इन्यूट्स हैं, मेटिस लोग हैं, मैंने एक दो उनके रिजर्व पे भी जाके देखा है कि बहुत ज़्यादा ये
इशू बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो इलीगल ड्रग्स हैं ना, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। वो मैंने पर्सनली जाके, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम चलाना शुरू किया था कि कैसे इनको ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, मैंने जाके पर्सनली बात की। तो इंडिजिनस लोग हैं, और बाकी ओंटारियो, बीसी और अल्बर्टा में सबसे ज़्यादा ड्रग की प्रॉब्लम है यहाँ जी पर। जी जी। तो यहाँ पर ओवरडोज से जो डेथ्स भी हैं बहुत ज़्यादा हैं। और ओवरडोज आई वुड से कि जो ओपियाइड्स हैं, और उसके अंदर जो है ये जो इलीगल ड्रग्स मिला दी जाती है ना, फैंटेनिल या जो भी या है, कोकीन हो गया या ऐसे मिक्सिंग सब्सटेंसेस। जब की जाती है उसकी, जी जी तो उसको एक तो चीज़ है कि आपने डिस्पेंसरी से जाके आपने प्रॉपर आपने चीज़ खरीदी और उसको आप एज अ डोज ले रहे हैं। जी जी ओवरडोज होती है जब आपने कुछ मिक्स कर लिया और आपको पता नहीं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। जी। तो वो शायद जो इलीगल बाहर लोग होंगे जो भी बेचते होंगे, उसको मिक्सिंग जब होती है तो उसमें, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ड्रग के, जो हाँ जी, कह सकते हैं हम। जी जी हाँ जी, तो शायद वो सस्ता बेचते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। जी जी तो जी। वो जब लोगों के हाथ में लगती है तो उन्हें पता नहीं होता कि कितनी लेने से क्या इफेक्ट हो जाएगा। हाँ नहीं, सस्ते की बात नहीं है। जो जहाँ मैंने देखा, जहाँ तक, क्योंकि मैंने बैक होम भी बहुत इस पे काम किया है, तो उसमें यह है कि नॉर्मली जो इलीगल सब्सटेंसेस हैं वो मिलते नहीं हैं नॉर्मली। सो वो ऐसे ही लोग जो हैं वो बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जिनको कहते हैं, तो वो इलीगली बेचते हैं। तो उसमें क्या पता क्या मिक्स हुआ हो। जी, आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, यही है कि जो सिंथेटिक फेंटेनिल है, आपने किसी ओपियाइड के जो डेरिवेटिव हैं उसके अंदर मिला दिया, कुछ भी चीज़ मिला के जब हम मिक्स करते हैं तो आपको उसका रिएक्शन नहीं पता अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो ऐसा जी, करते हैं। हाँ जी, अगर मान लीजिए कोई ओरिजिनल चीज़ है बहुत ज़्यादा महंगी आ रही है और उनके हाथ में नहीं लग रही है, तो वो कुछ ना कुछ मिक्स करके, वो जो लोग एडिक्टेड हैं वो तो कैसे भी खरीद ही लेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं है कि उन्हें तो चाहिए, जी। बिकॉज एडिक्शन इतना है कि दे कैन नॉट सर्वाइव। उन्हें वो नकली चीज़ मिले या असली मिले, दे हैव हाँ, टू उनको यूज पता इट। भी नहीं होता। दे आर नॉट सो अवेयर, दे डोंट हैव एनी लेबोरेटरीज हाँ जी, टू चेक कि भाई इसमें क्या है। उनको तो बस एक किक चाहिए, हाँ और वो किक के लिए वो चाहे वो उसमें जहर मिला हो, कुछ और मिला हो, जी, और वो ले लेते हैं, और ओवरडोज के ओवरडोज के कारण कारण जो है ज़्यादा जो मौतें होती हैं। मैक्सिमम डेथ्स जो हैं ओवरडोज के कारण हो जी। जाती और इसमें फैमिलीज पे क्या असर पड़ता है? जैसे कि एक आदमी, फ़र्ज करो एक फैमिली में एडिक्टेड है, तो आपने सोसाइटी में, क्योंकि आप जाते रहते हैं लोगों के पास, आपने इतना ट्रैवल भी किया है इस प्रॉब्लम को लेके, सो आपको क्या महसूस हुआ कि फैमिलीज कैसे अफेक्ट होती हैं? एक भी उसमें, चाहे कोई बच्चा हो या कोई एडल्ट हो, एक भी जना एडिक्टेड होगा तो पूरी फैमिली का जो सिस्टम जो है वो हिल जाता है। पूरा जो फैमिली ओरिएंटेड जो भी, मतलब हर एक की मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, हर एक की हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, जी जी जी। दूसरा ये है कि एक आदमी आप पे 100% डिपेंडेंट हो गया। आपने हमेशा देखना है, क्योंकि जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको गुस्सा भी आता है, गुस्सा आता है तो वो सामान का मतलब बिहेवियरल पैटर्न उनका चेंज बिहेवियरल हो। पैटर्न चेंज होता है, तो उसका एंगर मैनेजमेंट, मतलब हर इंसान उनसे डरा रहता है कि हम इससे बात करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ अटैक कर दे, आगे क्योंकि से बोल दे, अटैक कर दे, किसी भी सामान आपका तोड़ भी दे तो जी जी आपको लगेगा कि, तो पूरी फैमिली का जो सिस्टम है वो, एक तो स्ट्रेस होगा, ऊपर से इकोनॉमिक कंडीशन उनकी जो है ड्रेन होती जाएगी। क्योंकि हर रोज़ एक, अभी मेरे पास कोई आए थे तो वो बोलते हैं कि मैं $200 की रोज़ हीरोइन लेता हूँ, वाह, $200। कि मतलब रोज़। तो मैंने कहा कि आपका खर्चा कैसे चलता है, मतलब आप करते क्या है, ट्रक चलाते हैं? मैंने कहा आप ड्रग भी लेते हैं और ट्रक भी चलाते हैं, तो ये भी सोसाइटी के लिए डेंजरस बात है ना कि नहीं, ये कोई, तो बहुत बड़ी खतरनाक बात है। मतलब ये जी भी पिछले हफ्ते की बात है एक्चुअली। कोई आए थे कंसल्टेशन के लिए, फ्री कंसल्टेशन मैं करती हूँ, जी जी। तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि अगर आप एक ट्रीटमेंट करा लेंगे, कम से कम 200 रोज़ का खर्चा आप सोचिए, उनकी वाइफ भी साथ में बैठी थी, जी। तो कितना आपका पैसा बचेगा। तो 6,000 तो सीधे हो गया, $6,000। मतलब रोज़ के नो नो, महीने के। और महीने के, यस अच्छा यस, जी हाँ जी जी। जी। तो ये भी है कि पूरी फैमिली अफेक्ट हो गई ना। मान लीजिए उनके छोटे बच्चे भी हैं, हाँ, तो काम से एक आते हैं, आदमी तो अपने लिए कमाता है, इसका मतलब वो सिर्फ ड्रग के लिए कमाता है? उसका खाना पीना उसकी वाइफ लेके आएगी, हाँ बच्चे जी, वो लेके भी आएंगे। काम करती हैं, क्योंकि जी जी इन्हें तो अपना भी खर्चा पूरा करना है, अनलेस यू आर वेरी रिच, तो अलग बात है। जी जी लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया कि मान लीजिए कोई अल्कोहलिक ही है, वो शाम को आते हैं 6 बजे, जूते भी नहीं उतारते हैं, पहले उनको ड्रिंक चाहिए, और उसके बाद वो सो जाते हैं। कभी बच्चों को नहीं देखते हैं, कभी बच्चों से शाम को कोई कन्वर्सेशन नहीं होती, कोई उनके, जो प्लेजेंट एक एक्सचेंज होती है, जी, फैमिली, एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज,
जी जी जी, फैमिली में जैसे बैठ के आपने शाम को एक मूवी देखनी है या कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो वो अवेलेबल, जो फादर हैं, अगर फादर एडिक्टेड हैं तो वो कभी अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए या वाइफ के लिए, तो जी वो जो जी। टोटल स्ट्रेस है फिर वो दूसरे लोगों पे जाता है। तो आपको ऐसा कोई इंसिडेंट भी याद है? आपके पास तो इतने लोग आते हैं, एडिक्टेड लोग आते हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो आपको ऐसा भी कोई इंसिडेंट याद है या कोई आपके पेशेंट हो, नाम तो हम किसी का नहीं लेंगे, नहीं नहीं, कि जिसके कारण, उनके कारण पूरी फैमिली इज़ इन जियोपार्डी और इज़ इन डीप प्रॉब्लम्स? कई कई हैं, बहुत सारे। इवन जो आजकल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो टीनेजर बच्चे हैं वो इतने एडिक्टेड हैं कि वो अपना एडिक्शन, चाहे वो स्मोकिंग का हो या कैनबिस है या जो भी चीज़ लेते हैं, स्कूल उनका छूटा हुआ है, पूरा दिन सोते हैं, रात में उठते हैं, फिर वो यही काम करते हैं। फिर तो पेरेंट्स जो हैं वो इतने दुखी हैं एक्चुअली। तो कई टीनेजर्स के पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, आई डू ट्रीटमेंट, उनको फिर सही रास्ते लगते हैं वो। लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल जो टीनेजर स्टार्टिंग फ्रॉम 15-16 टू 29-30, मतलब टीनेजर से भी ऊपर जो हैं वो एक जी बार, जी, यंग एडल्ट्स को। हाँ जी, तो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप मुझे एक और भी बता रहे थे, किसी की आप मुझे बात बता रहे थे कि वो घर में जैसे जूते, आप कह रहे थे कि जूते भी उतारते नहीं थे, तो ऐसे कोई और भी इंसिडेंट्स हैं जो, ताकि लोगों को असल पिक्चर पता चले कि सोसाइटी में क्या है, कि बहुत भाई ज़्यादा हाउ इट इज़ अफेक्टिंग पीपल एंड देयर फैमिलीज? यही यही कंडीशंस आती हैं। कुछ तो ये है कि जैसे टीनेजर्स हैं उनके साथ में एंगर इशू बहुत ज़्यादा है ना। बड़े लोगों के साथ में जो भी अल्कोहल या किसी चीज़ से एडिक्टेड है, एंगर इश्यूज, एंग्जाइटी, वो सब साथ में आते ताकि लोग समझ सकें। बहुत सारे लोग तो कैनेडियन, खासकर कनाडा में आमतौर पे समझा जाता है कि रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग होती है, हैं। नहीं, रिस्पॉन्सिबल लीगल ड्रग इनटेक होती है। सो कोई, रिस्पॉन्सिबल से भी आगे जब लोग निकल जाते हैं ना, शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि हाँ आपने रोज़ थोड़ा थोड़ा लिया, नहीं मैं तो, मुझे कुछ नहीं होगा, होते होते फिर धीरे धीरे उन्हें पता नहीं चलता कि शायद मैं रोज़ लेने लगा हूँ। रोज़ के बाद ये है कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, मतलब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, दोपहर के 1 बजे ही ऑफिस में वो पीना शुरू हो जाते हैं। आते भी हैं तो पता चलता है कि स्मेल है उनके, मतलब उनको पूछा जाए तो, एंड दे कम इन सूट एंड टाई, मतलब अच्छी जॉब, अच्छे एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, जी जी लेकिन आदत पड़ गई है तो वो ऑफिस में भी रखते हैं। रात कोई कहेगा कि मैं शाम को 4 बजे के बाद, मेरे दिमाग में वो हो जाता है कि 4 बजे हैं, जैसे कि आई हैव टू हैव इट, कुछ कहते हैं कि मैं शाम के 6 बजे से शुरुआत करता हूँ। मैं टैक्सी भी चलाता हूँ जैसे, या एयरपोर्ट पे या कुछ भी है, जी जी। लेकिन शाम के 6 बजते ही फिर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। सो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। वो तो ठीक है जी। जी जी जी। सो इसके कारण, चलो ये तो ऑन द लाइटर नोट था, क्योंकि लोगों को एक, हर एक एंगल का पता लगना चाहिए। सो आपने यंगस्टर्स की बात की है कि 15 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं। जी। सो वो कैसे इस ड्रग एडिक्शन में आते हैं? कौन उनको लेके आता है? पीयर प्रेशर होता है, क्या होता है? जो मैंने देखा है कि स्कूल्स के आसपास भी जैसे बच्चों के जो पार्क्स होते हैं ना छोटे छोटे, जी जी जी। तो आजकल एक तो ये है कि लीगल तो हो ही गया है, मतलब अगर मान लीजिए कोई, कैनबिस लीगल है। हाँ जी वो, जी। हाँ जी, तो उसमें क्या है कि कुछ गमीज होती हैं, कुछ ये होता है, तो 25 साल का कोई है या 26 साल का है, अब उन्हें ये होता है कि हम, कुछ लोग बेचते भी हैं, तो उन्हें लगता है कि हम नए कस्टमर कैसे बनाएं, तो वो पार्क्स में जाते हैं जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। जो तो स्कूल्स के साथ ग्राउंड्स होते हैं, नहीं, ओपन जैसे स्पेसेस। घरों के पीछे भी जैसे पार्क हैं, तो सभी बच्चे खेलने आते हैं वहाँ जी पर। जी तो किसी को एक ब्राउनी दे दिया कि ये लो, कोई बच्चा 10 साल का, उसे पता ही नहीं, वो ले लेगा, जी और पहले दोस्ती कर लेते हैं ये, और उनके बिग ब्रदर टाइप बन जाते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, कोई बुली करेगा तो ये बच्चे उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं। फिर उनको कभी कभी क्या होता है कि एक टेस्ट करा दिया तो उन्हें फिर लगता है कि कुछ है इसमें, तो फिर अगले दिन धीरे धीरे करते करते फिर वो, जब तक वो 13 के हुए, उन्हें आदत पड़ जाती है। सो इसका बच्चों का जो है ड्रग एडिक्शन में आना फैमिलीज पे कैसे इम्पेक्ट करता है, और उनको डी एडिक्शन करना कितना मुश्किल है? जैसे यंगस्टर्स को खासकर, आपके पास तो आते हैं बहुत सारे लोग। खैर फैमिलीज तो ऑब्वियसली, बच्चे जब उसमें जाते हैं, अगर वो धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है, फिर पता चलता है कि स्कूल से ड्रिफ्ट हो रहे हैं या फिर सोशलाइज नहीं कर रहे हैं या सिर्फ चुप चुप बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है कि इनकी आदतें बदल रही हैं। फिर पेरेंट्स आते हैं और बच्चों पे प्रेशराइज अगर किया जाता है कि करना ही है ट्रीटमेंट, जी। तो पेरेंट्स लेकर आते हैं, वो पे करते हैं, और फिर बच्चे ठीक भी हो जाते हैं, उससे कोई वो नहीं है।
हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है उनको ठीक करने में आपको? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो सिर्फ ये है कि आपको 2-3 दिन तक आपको जिस दिन आपने ट्रीटमेंट किया, मैक्सिमम 72 आवर्स अगर आप नहीं लेते हैं कोई सिगरेट या अल्कोहल, तो आप हमेशा पूरा डी एडिक्टेड हो जाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए जो आप प्रोसेस करते हैं, आपने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जिससे मैंने सोचा कि आपको इनवाइट किया जाए शो पे, ताकि लोगों को भी पता लगे कि कैसे वो ट्रीटमेंट है, क्या कितने दिन चलता है, एडमिट होना पड़ता है, क्या है, आप पूरा बताइए उसको विस्तार से। नहीं, हमारे पास क्या है कि प्री कंसल्टेशन, लेकिन प्री कंसल्टेशन हम करते हैं, लेकिन कोई विलिंग होना चाहिए। जी जैसे कोई है जिसको सिगरेट छोड़नी है या शराब छोड़नी है, पेरेंट्स ये नहीं करते, फोर्स नहीं कर सकते कि तुम छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा। जी अगर उसके दिल से आता है कि अब मुझे छोड़नी है, तो वो तब जाके वो छोड़ सकता है। तो अगर वो आएगा प्री कंसल्टेशन के लिए, तो हम उसको लाइक असेस करते हैं कि कब से प्रॉब्लम है, कितनी सिगरेट पीता है, कितना उसके साथ में कैनबीस भी लेता है या कुछ और भी लेता अल्कोहल है। भी लेते हैं? हाँ, तो कुछ लोग 3-4 चीज़ों के एडिक्टेड होते हैं। जी। जैसे कोई सिगरेट भी ले रहा है, अल्कोहल भी ले रहा है, कोकेन भी ले रहा है ऊपर से, तो ओह। कई चीज़ें होती हैं, ऐसी भी सो होती हैं। मेडले ऑफ एवरीथिंग। हाँ जी। जी जी। तो उसके लिए क्या होता है कि दे हैव टू बी विलिंग टू क्विट, कि अब मैंने बहुत हो गया, बस हो गया, मेरी ज़िंदगी में मैं वापस नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, सोशलाइज करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग जब माइंड मेकअप करके आते हैं तभी हो सकेगा ना। अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट हो भी गया और अगले दिन फिर शुरू कर दे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3 दिन का आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं, 3 दिन कैसे, डेली आना पड़ता नहीं है? नहीं, एक ही दिन का ट्रीटमेंट है वो। ट्रीटमेंट तो एक ही दिन का है। मान लीजिए कोई आया, तो मैंने असेसमेंट कर लिया, और उसके जो है कस्टम डिज़ाइन हम पॉइंट्स बनाते हैं कि हमने उसको एंगर इशू भी है, उसमें एंग्जाइटी भी है, उसको स्ट्रेस भी है। तो जो मतलब चीज़ें पूरा प्रोफाइल उसका स्टडी हाँ, करता पहले है? वो करके, और फिर कस्टम डिज़ाइन पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स कान पे होंगे लेज़र से पॉइंटेड, तो उसमें किसी का अगर 30 मिनट का सेशन होगा या 40 या 42 मिनट्स का, डिपेंड करता है कितनी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। एक ही ट्रीटमेंट होगा, जी जी। एक दिन। एक दिन होगा, हाँ जी। लेकिन 3 दिन उसको ये है कि रेफरेन करना पड़ेगा? हाँ, उसको ये है कि जैसे आपने आज ट्रीटमेंट किया, तो कोई ऐसा नहीं कि सडनली सब कुछ बंद हो गया, है ना। जी तो होता क्या है कि जैसे हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, तो बेसिकली आपके ब्रेन में क्या है, यू गेट ए हाई, फिर उसके बाद वो उसका असर खत्म हुआ, फिर लो हो गया, फिर हाई हुआ, तो एक साइकिल चलता है, इसीलिए आपको चाहिए। जी जी। हाँ, तो इसमें क्या है कि जब आपने ट्रीटमेंट किया एक, तो वो आपको हाई मेंटल स्टेट पे पहुंच गया, और वो एक प्लेटू पे आ जाता है, वो नीचे नहीं आता फिर। अच्छा, वो 3 दिन ऐसे ही रहेगा? थोड़ा थोड़ा आपको फ़र्क लगेगा कि एडिक्शन, अभी मुझे क्रेविंग है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि क्रेविंग भी हो तो आपने लेना नहीं है ना। 3 दिन अगर तक आप परहेज करना सिर्फ? 3 दिन तक अगर आप होल्ड कर सकें, कुछ लोग तो 24 घंटे में ही उनको क्रेविंग खत्म हो जाती है, जी जी लेकिन कुछ लोगों के 48 आवर्स लगते हैं, मैक्सिमम 3 दिन। जी जी। अगर जिसने बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, 3 दिन पास कर लिए, एंड 4th डे आपको लगेगा कि एज इफ मैं कभी ड्रिंक करता ही नहीं था, उसके सामने भी रखेंगे तो आपको क्लीन, मतलब उसको क्रेविंग नहीं होगी। ये तो बड़ा ही, इट्स मार्वलस। स्मोकिंग भी, अगर मान लीजिए लोग आते हैं 40 सिगरेट पीते हैं रोज़, और 40 साल से पी रहे हैं, जी एक ट्रीटमेंट में भी वो टोटली 3 दिन बाद उनको लगेगा कि अब तो मुझे स्मेल आने लगी है, ओ माय गॉड, मैं ये स्मोक करता था, मतलब पूरा उनको डी एडिक्शन हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट वैसे आम तौर पे मैंने देखा नहीं जो आप करते हैं, तो आई थिंक इट्स ए वेरी वंडरफुल थिंग कि 3 दिन में ही आपको लगने लगता है कि भाई मुझे अब नहीं पीनी चाहिए, अगर आप 3 दिन परहेज कर लेते हैं। जी। तो कितने के लोग आते हैं आपके पास, लाइक अवेयरनेस है लोगों में? अवेयरनेस तो है, लेकिन सिर्फ यही है कि मेरा जो है ना, ये इंश्योरेंस में कवर्ड है ना किसी और चीज़ में कवर्ड है, तो इसलिए जो लोग पे करके आना चाहते हैं, आई हैव डन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आई वुड से 95 to 96% सक्सेस रेट है मेरा एक या दो ट्रीटमेंट में। क्या 100 में से अगर मान लीजिए 95% लोगों ने एक ही ट्रीटमेंट में क्लीन हो गए हैं, बाकी 5% मैंने 2 या मैक्सिमम 3, डिपेंड करता है कितनी चीज़ों के एडिक्ट थे वो। तो इसके बाद जैसे ट्रीटमेंट, डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट आपने डॉक्टर साहब कर दिया, तो उसके बाद 3 दिन भी निकल गए, चलो उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए डी एडिक्टेड स्टेट जो है उसकी किसी व्यक्ति की, तो उसको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको क्या क्या पॉजिटिविटी के लिए, हाउ ही और शी शुड मेंटेन दैट स्टेट फॉर लॉन्ग? ओके, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई सिगरेट पीता है
और वो दिन में 40 बार सिगरेट पीता है। हर चीज़, हर 5 मिनट में उसको हाथ में कुछ पकड़ने की और बाहर जाने की आदत है। जी तो अब इतना टाइम आपके पास बच गया, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अब आपके पहले सोच के आइए कि आप इतना जब टाइम बचेगा आप उस टाइम में क्या करेंगे। जी कोई नई हॉबी, आप जिम जाना शुरू कर दें, कुछ विटामिन सी लें, नींबू पानी पिएं, कुछ हाइड्रेटेड रहें, कोई अच्छी आदतें ऐसी कि वॉक पे जाएं, जी तो जिससे आपका दिमाग ऑक्यूपाइड हो जाए, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारा टाइम खाली है। जी क्योंकि आप शाम को मान लीजिए आपने ड्रिंक कर लिया, आप सो गए, आपको पता ही नहीं शाम कितनी लंबी है समर में। जी तो इतना टाइम आपके पास बचा। तो कुछ लोग तो दे गो टू जिम, दे डू बहुत अच्छी आदतें उनकी हो जाती हैं, दे फील कि वाओ, ज़िंदगी इतनी अच्छी शाम होती है, कभी देखी नहीं थी। जो क्या बात है। फैमिली के साथ बैठे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो या जो पहले नहीं था। सो इसमें कई लोग कहते हैं जी जेनेटिक्स का भी असर होता है, पेरेंट्स अगर कोई पीते हैं, किसी के पीते थे तो उनको ज़्यादा वो एडिक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्या ऐसा भी है क्या? जेनेटिक हो सकता है, लेकिन ये है कि अपनी विल पावर भी है। मान लीजिए किसी के 2 बेटे हैं और एक फादर अल्कोहलिक है, तो एक तो अल्कोहलिक बनेगा क्योंकि मेरे फादर पीते थे, दूसरा कहेगा कि मुझे बिल्कुल नहीं पीनी है क्योंकि मेरे फादर पीते थे। आई हैव सीन दैट। तो 2 लोगों को मैंने देखा टोटली डिफरेंट ओके, एक ही फैमिली में। एक ही फैमिली में। तो एक ने लेसन ये लिया, एक ने शायद वो एक्सक्यूज़ यूज़ किया कि मेरे फादर तो पीते हैं, शायद मेरी आदतें इसीलिए हैं, तो उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया बिकॉज ही वॉज वीकर। सो इट इज़ ऑल हियर इट मीन्स। हाँ जी। तो दूसरे ने सोचा कि नहीं, मैंने ये देख लिया है और मुझे अब ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, जब मेरी वाइफ होगी मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे ये बिल्कुल नहीं करना है। जी जी। तो ऐसे भी होते हैं जी। सो और जैसे आपने देखा है कि कैनेडियन सोसाइटी में कौन से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, आपने देखा होगा कि भाई इकोनॉमिकली लोअर इनकम वाले लोग ज़्यादा एडिक्टेड हैं, हाई इनकम वाले ज़्यादा हैं, कि सब बराबरी है? डिपेंड करता है आप किस तरह की फैमिली से आते हैं, लो इनकम या हाई इनकम की। मतलब कोई डिप्रेस्ड है और वो कोई उसको सहारा मिल रहा है। जब आदमी अपने आप से वीक होता है तो वो बाहर कुछ ढूंढता है। जी जी कोई किसी फ्रेंड ने कहा कि ये ट्राई कर लो तुम्हें रिलैक्स हो जाएगा, तो उसने ट्राई कर लिया। तो वो लो इनकम में भी हो सकते हैं, हाई इनकम में भी हो सकते हैं, डिपेंड अपनी मेंटल स्टेट पे नो डिपेंड नो करता आपका एक्सपीरियंस, जैसे आपका इतना लंबा है। एक्सपीरियंस मिडिल है। एज, मिडिल क्लास के जो लोग होंगे, क्योंकि बहुत जो लोग हैं वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते होंगे ना, तो जी ये भी प्रॉब्लम। अफोर्डेबिलिटी भी तो चाहिए ना, हर रोज़ आपको कुछ खरीदना है। जी जी। तो इस चक्कर में फिर लोग गलत उसमें भी जा सकते हैं कि अगर एडिक्ट हो गए और पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो दे कैन फॉल इनटू रॉन्ग थिंग्स आल्सो। रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग हैंड्स, हाँ जी। सो विद रॉन्ग पीपल। यस। तो सभी तरह के खतरे हैं। जी। जी जी जी। सो और इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग एडिक्टेड हैं वो कैसे छोड़ें? एक तो आपके पास आने की बात है, तो और कैसे अपने लेवल पे क्या ट्राई कर सकते हैं लोग? दूसरी बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट ने कुछ किट भी इशू की थी, और बीसी वगैरह में जैसे है कि वो जो डोज, जैसे नर्सेज के थ्रू जो है ना, वो प्रॉपर डोज उन्हें दी जाती है कि जी, ताकि वो मेंटेन, मॉनिटर किया जाता मॉनिटर है कंट्रोल्ड इन ए कंट्रोल कंट्रोल में। वे हाँ उसको। हाँ, जी जी वो देते हैं। और फिर गवर्नमेंट जो है उनके लिए थेरेपीज़ भी जो हैं, कई एसोसिएशन है जो थेरेपी करती हैं, उनकी थेरेपी होती है। और सेंटर्स भी बने हुए हैं जो कि डी एडिक्शन के एडिक्शन वाले सेंटर। हाँ सेंटर जी। तो लोगों में जाते हैं, इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपके इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसके अलावा चलो डी एडिक्शन और एडिक्शन की बात तो हमने कर ही ली, और आगे वाले प्रोग्राम में भी करते रहेंगे। सो इसके अलावा डॉक्टर साहब पॉजिटिविटी के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? क्योंकि आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं, मैं देखता हूँ, कि ताकि लोग उनका जो समय है उसका भी सदुपयोग हो और पॉजिटिव लोग रहें, क्योंकि खासकर जो रिसेशन का टाइम है हर जगह दुनिया में, कनाडा में खास करके। सो लोग एडिक्शन की तरफ ना जाएं, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे? जो एडिक्शन की तरफ नहीं जाए, इसका मतलब आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक आप जिम ज्वाइन कर लें, कोई अच्छी हॉबी ले लें, कोई गेम्स या कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखें, कोई ना कोई हॉबी आप पैदा करें। आपके पास जितना कम टाइम होगा उतना आपका दिमाग जो है गलत डायरेक्शन में कम जाएगा ना। आपका अगर पूरा दिन आपका बुक्ड है कि आप स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं, आपने कोई हॉबी ली हुई है, आपका फ्यूचर प्लान है, तो ये सब चीज़ें जो हैं कि बेसिकली जैसी आपकी कंपनी होगी आप वैसे बन जाएंगे काइंड ऑफ। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो फ्रेंडशिप रखें, आप अच्छे लोगों से रखें ताकि आपको
अच्छाई का ही असर हो, जी जी जी। तो एक वही है कि आपने अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छी तरह से चूज़ करना है, और ऊपर से कि जो लोग आपको मोटिवेट कर सकें, जो आपको अपलिफ्ट कर सकें। तो मान हर कोई कभी ना कभी डाउन हो सकता है, लेकिन यह कि अगर आपके पास 4-5 फ्रेंड है, एक दिन 2 लोग डाउन है तो बाकी 3 लोग तो आपको अपलिफ्ट करने वाले होने चाहिए। तो ऐसा जी ग्रुप जी। होना चाहिए आपका कि जिनकी अपनी हॉबीज़ हैं, जिनके अपने गोल्स हैं, तो उनको देख के आप मोटिवेट हो सकें। तो एक लोगों का बड़ा बहाना होता है जी, मुझे नहीं पता कि बहाना है कि ये असल बात है कि जी हमें नींद नहीं आती, इस कारण हम अल्कोहल ले लेते हैं, ड्रग ले लेते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है या क्या फ़र्क है कोई इसमें? नींद नहीं आने की होता है कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, या फिर आप जिम वगैरह जाएं, आप टायर्ड हो जाएंगे, अच्छा खाना खाएं, तो उससे ये कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो सकती हैं। या योगा वगैरह कर सकते हैं? योगा करें अगर, या किसी को अगर टोटली मेंटल प्रॉब्लम है तो उसमें अगर नींद नहीं आती, देन यू हैव टू टेक द मेडिकल हेल्प। जी जी। तो आप जैसे आपने कहा कि सारा दिन एक्टिव रहना चाहिए ताकि शाम को जब घर आए थक के चूर होके वो सीधा बिस्तर पे गिरे। नहीं नहीं, जैसे ऐसा एक तो होता है कि अकम्पलिशमेंट की थकान है, वो अच्छी वाली थकान जी है, जी तो जी। आपने पूरा दिन अकम्पलिश किया, उससे आपको इंटरनल खुशी मिलेगी, जी जी, तो कि उससे मैंने आज ये अचीव कर लिया अचीव कर लाइफ। लिया। जी हाँ, जी। तो आपका जैसे पूरा वीक का प्लान है कि मुझे इस वीक में ये करना है, और अगर आपने अकम्पलिश कर लिया तो उसी से आपको इंटरनल खुशी मिलती है। तो आपको अगर खुशी होगी तो डिप्रेशन नहीं होगा, आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, जी। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और मुझे बहुत आशा है कि आप आने वाले दिनों में भी इसी तरह अलग-अलग मुद्दों पे, क्योंकि यू आर कम्युनिटी एक्टिविस्ट आल्सो, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ लगातार एक राब्ता बना के रखें। डॉक्टर साहब आप एक अपना नंबर भी अनाउंस कर दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो श्रोता हैं, शायद उनमें से किसी को ज़रूरत हो आपकी आपकी सर्विसेज की, तो आप अपना नंबर एक अगर कर दें तो वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। जी, ब्रैम्पटन में मेरा नंबर है 905-790-6998, और एड्रेस है 700 बलमोरल ड्राइव, साउथ गेट प्लाजा, यूनिट 7, लेज़र कॉस्मेटिक्स एंड पेन ट्रीटमेंट क्लिनिक। और मिसिसागा में 3050 आर्टिजन ड्राइव, यूनिट 4, 905-593-0770। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार करते हैं कि आपने सिर्फ 5 महीने के छोटे से पीरियड में इस शो को इतना सक्सेस बना दिया कि नाउ वी हैव मोर देन 1 मिलियन व्यूज़ एंड आई थिंक 57 और 58,000 सब्सक्राइबर्स। ये सभी आपके कारण पॉसिबल हुआ है, तो आप इसमें और ज़ोर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक, स्नैपचैट, वहाँ पे भी आपको ये प्रोग्राम या इनके क्लिप्स मिलेंगे, वहाँ पे भी आप देखें। सो थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। बहुत थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया मच। आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।